Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. We started with the chapter basic accounting terms, isn't it? So we started with this chapter in the previous session, and now we'll continue with the other portion. Okay, so in the previous session we have discussed the meaning of business transaction, meaning of event. Then we discussed assets, what are assets and liabilities and what are their different types. We discussed about capital, we discussed about the capital equation, and then we discussed drawings. Okay, I think this much was discussed in the previous session. We will today we'll cover the balance portion. I'll try to finish this chapter today. So let's see how far we can manage. The topics that we will cover today, we'll discuss receipts, expenditures, income, profit, gains, loss, purchase, sales, stock and its type. Then we will discuss trade receivables and trade payables. We will discuss what is meant by goods, and then what is cost, what is a voucher, and then we will discuss what is meant by discount and what are the different types of discounts. And then this last one, account, it has to be done in the beginning, but somehow it skipped. Okay, so we will do it last. Okay, so these are the things we will cover today. Okay, so very quickly let's begin. So first one is receipt. receipt मतलब मिलना, कोई भी चीज जब पैसा मिलता है उसको रिसीट बोलते हैं. ठीक है, तो रिसीट जो है वो दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू. ठीक है, ये दो तरीके में रिसीट को हमेशा बांट दिया जाता है. दो कैटेगरीज है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट. ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है, पहले हम लोग रेवेन्यू देखते हैं. रेवेन्यू इज दोज रिसीट, दोज you can say receipts which are of recurring nature. recurring nature मतलब जो बार बार रिपीट होता है ना, ऐसी जो रिसीट्स जो आपको बार बार मिलती रहती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ये पर्सनल रिसीट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं. तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिसीट्स आपको रेगुलर होती रहती है ना, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली होती रहती है, उनको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. ठीक, विच अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ओके, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप जो काम कर रहे हो, जिस चीज का अपना बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड है ना, उसी कोर्स में मतलब जो बिजनेस, सपोज करिए कि आपका किसी एक प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, तो उस प्रोडक्ट के बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिसीट आपको मिल रही है, रिलेटेड मतलब उसी कोर्स में है ना. कोई और तरीके की रिसीट जो है वो उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की रिसीट नहीं बोलेंगे. आपको प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट का हो रहा है, उस प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जो भी आपको रिसीट हो रही है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की रिसीट बोली जाएगी. ठीक है, या कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो अगर, है ना, आपके सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड जो आपकी रिसीट हो रही है उसको आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की रिसीट बोलेंगे. तो उसको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. जो रेगुलरली, जो फ्रीक्वेंटली, रेकरिंग नेचर, रेकरिंग मतलब जो बार बार होता है, तो उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. ठीक है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं रेस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट. ओके, दिस इज रेवेन्यू अकाउंट, रेस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट. ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स होते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय डीलर इन रियल एस्टेट. नाउ रियल एस्टेट मतलब जो लोग इसकी प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहते हैं ना, जो आपको घर वगैरह खरीदते हैं आप, तो आप रियल एस्टेट डीलर से खरीदते हैं ना, जो मकान वगैरह बनवा के, फ्लैट्स बना के बेचते हैं. तो ऐसे लोग जो फ्लैट्स या मकान बना के रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, वो लोग के लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? उनके लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक है. उनके लिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट उनके लिए है जिनको लैंड एंड बिल्डिंग से रिसोर्स का काम लेना है ना. लेकिन जिनका काम ही लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना खरीदना है, तो उनके लिए ये स्टॉक है, उनके लिए ये गुड्स है, जिसको ये बेचते हैं, फिर कहीं से खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, है ना, या खुद बना के बेचते हैं, जैसा भी करे. तो ये रियल एस्टेट डीलर्स है. तो इनके लिए लैंड एंड बिल्डिंग का सेल करना रेवेन्यू रिसीट है. इससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसीट है. ठीक है,
उसी तरह से जो लोग सिक्योरिटीज, मतलब आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा, भले ही आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे डिटेल में। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स का बेचना खरीदना होता है। तो जो शेयर मार्केट में जो शेयर एजेंट्स होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डीलर्स होते हैं, है ना। वो लोग क्या चीज में डील करते हैं, वो लोग सिक्योरिटीज यानी शेयर्स को बेचना खरीदने का काम करते हैं। तो वो जब अगर शेयर्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनके लिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया है ना। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं शेयर में, दे आर नॉट द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, वो जो कि अपने सेविंग्स ले जाके उसमें लगा रहा है ना, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे अर्निंग के लिए। ये लोग वो नहीं कर रहे, ये लोग के लिए शेयर क्या हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक मतलब ऐसा सामान जिसको बेच के वो पैसा लाएंगे, है ना। तो उनके लिए जिस तरह से रियल एस्टेट डीलर्स के लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक हो गया, उसी तरह से सिक्योरिटी डीलर्स के लिए सिक्योरिटीज जो है स्टॉक है। तो इनको सिक्योरिटीज के बेचने से जो पैसा आएगा वो इनके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो कि आपके जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप हो, उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिसीट हो रही है ना, मेन बिजनेस से रिलेटेड, उसको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। वो रेकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है। अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसीट में। कैपिटल रिसीट वो होती है जो बार बार नहीं होती। हाँ, बार बार मतलब ये नहीं कि एक ही बार मिलेगी, लेकिन वो बहुत रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती, कभी कभार होती है। ठीक है, तो अदर एंड रेवेन्यू रिसीट, जो भी रिसीट होती है वो कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, शोन इन बैलेंस शीट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाता है। ओके, सो दिस इज रेवेन्यू अकाउंट। ओके, रेवेन्यू रिसीट जो है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, है ना, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे। तो इसमें जो रिसीट आप दिखा रहे हो ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, इनको रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिसीट आप रेवेन्यू में नहीं, रेवेन्यू के हेड में नहीं डालते हो, वो कैपिटल रिसीट होती है। उनको आप कभी कभार आपको मिलती है, उनको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। ठीक है, अच्छा, इसका एक नेचर होता है कि कैपिटल रिसीट जो होती है ना, कैपिटल नेचर की जो रिसीट होती है, उससे या तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है या एसेट कम होता है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है ना, वो आपको मिलता है, पैसा मिल रहा है, लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना। जैसे सपोज एग्जांपल लीजिए, लोन, आपने लोन लिया, किसी से लोन लिया, तो आपके पास पैसा तो आ रहा है, दैट इज नॉट एन इनकम, वो इनकम नहीं है, इनकम अलग चीज होती है। ठीक है, ये रिसीट है, ये पैसा आ रहा है, पैसा आने को इनकम नहीं बोलते, बस ये आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। तो आप लोन लिया, आपने, आपको पैसा मिला, ठीक है, लेकिन तो ये किस तरह की रिसीट हो गई, ये कैपिटल रिसीट हुई। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा तो आया, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी बन गई ना, देनदारी क्रिएट हो गई, आपको ये पैसा रिटर्न भी तो करना है जिससे आपने लिया है ना, लायबिलिटी क्रिएट हो गई हाथ की हाथ। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, तो कैपिटल रिसीट जो होती है, या तो ये लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, आइदर इट क्रिएट इंक्रीजेस लायबिलिटी और इट डिक्रीजेस एन एसेट। ठीक है, या तो वो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी या फिर वो एसेट को डिक्रीज करेगी, दोनों में से कोई एक होता है। तो इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया, सपोज रेजिंग ऑफ लोन, आपने लोन रेज किया, आपने लोन लिया किसी से, है ना, आपने जब लोन लिया, आपके हाथ की हाथ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। उसी तरह से सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जांपल लीजिए, आप लैंड एंड बिल्डिंग के डीलर नहीं हो, यू आर नॉट अ रियल एस्टेट डीलर, आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो जिसका काम कोई प्रोडक्ट बनाना या बेचना है। ठीक है, आप लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपका एसेट है, जिससे आप अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है ना, आपके बिजनेस की, वो आपके बिजनेस में आपका हेल्प कर रहा है। इट इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ योर बिजनेस टू सेल लैंड एंड बिल्डिंग, आपका लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने खरीदने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब आपका लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और उसको आप बेचते हो, तो आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, रिसीट तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक एसेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, आपका लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है, आप किसी को दे रहे हो और बदले में पैसा ले रहे हो,
तो देयर इज अ डिक्रीज इन एन एसेट, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट जो होगा उसका यही नेचर है कि या तो वो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा या आपके एसेट को कम करेगा, दोनों में से एक चीज होनी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा कैपिटल रिसीट। तो रिसीट दो तरीके के होते हैं, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू वो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसीट है, जो बार बार होती रहेगी आपको, है ना, आप उसको रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हो। और कैपिटल रिसीट वो होती है जो बिजनेस से रिलेटेड, वन एग्जैक्ट आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है, और वो बैलेंस शीट में, ये भी नहीं कि पर्सनल रिसीट नहीं हो रही है, वो आपके बिजनेस की ही है, लेकिन आपका जो मेन बिजनेस है वो क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बेचना है। यहाँ पे इस एग्जांपल में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो आप कर रहे हो, दिस इज नॉट द मेन बिजनेस, है ना। मेन बिजनेस क्या है, कोई और ही बिजनेस है आपका, प्रोडक्ट वगैरह आप बना रहे हो, बेच रहे हो। तो उस समय अगर आप अपने लैंड एंड बिल्डिंग जो कि आपका एसेट है उसको बेचोगे तो कैपिटल रिसीट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग बिक रही है, ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इसी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने खरीदने का इसका काम ही है ना। तो इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट नहीं है, इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक था। तो ये स्टॉक को बेच रहा था, उससे इसका जो पैसा आ रहा था ये रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन ये एसेट बेच रहा है, यहाँ पे इसका लैंड एंड बिल्डिंग जो है एसेट है, ही इज नॉट डीलिंग इन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग से इसका एसेट है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक है। तो एसेट बेचने से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट होता है, और स्टॉक बेचने से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है। एज सिंपल एज दैट। अब अगर जैसे सपोज करिए कोई बैंक है ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका लोन देने का लेने का ही काम ही है ना, लोन वो लेता है, लोन वो देता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिनका लोन देने लेने का ही काम है, उसके लिए लोन रेज करना कैपिटल रिसीट नहीं है, उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिसीट ये किसके लिए है, जिसके लिए लोन लेना और देना उसका काम नहीं है, वो लोन किसी पर्पज से ले रहा है ना। जैसे कि कोई आम बिजनेसमैन वो लोन लेके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए लोन कैपिटल रिसीट हो जाता है। लेकिन अगर वो कोई बैंक है और बैंक में अगर लोन लेना देना है तो वो उसका रेगुलर बिजनेस ही है, तो वो फिर रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। एम आई क्लियर? नाउ वी कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी कैपिटल और रेवेन्यू दो हेड्स में डिवाइडेड रहता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट जो होते हैं पैसा आना, एक्सपेंडिचर मीन्स जाना, आप दे रहे हो पैसा किसी को, है ना, बांट नहीं रहे हो, यू आर पेइंग, ओके, यू आर पेइंग। पेइंग मतलब आपकी देनदारी थी, आप दे रहे हो, है ना। रिसीट मतलब आपको मिलना था, आपको मिला है, और एक्सपेंडिचर मतलब आपको देना था, आप दे रहे हो, किसी को आप चैरिटी में नहीं दे रहे हो, ओके। नाउ एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक रेवेन्यू रिसीट, ये रेकरिंग नेचर का होता है, आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड जो आपको बार बार खर्चे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, है ना, मेन बिजनेस से रिलेटेड, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रिटन, मेंटेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि आप पे करते हो टू मेंटेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपका जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट का या जो भी सर्विस आप, जो भी मेन आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, है ना, आप जो खर्च उठा रहे हो उसको आप रेवेन्यू नेचर में डालते हो, ठीक है। या अपने रोज के बिजनेस को ऑपरेट करने का जो खर्चा है उसको आप रेवेन्यू नेचर में डालते हो, ठीक है। इट डज नॉट यील्ड बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको कल ही बताया था कि 12 मंथ्स का होता है जनरली, कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर देन 12 मंथ, और कभी कभार वो लॉन्गर देन 12 मंथ भी हो सकता है। रेयर केसेस में होता है ये चीज। जनरली जब नॉर्मल बिजनेस सही तरीके से चल रहा है तो वो 12 मंथ का ही पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड में एक माने करंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो अभी जो चल रहा है, उस करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो बेनिफिट उसको मिल रहा है ना, उससे ज्यादा मतलब बियॉन्ड 1 ईयर उसकी बेनिफिट नहीं रहती। तो जैसे कि सपोज करिए आप ये जो खर्च कर रहे हैं ना ऑपरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो आप खर्च कर रहे हो, आई एम सॉरी, नॉट बढ़ाना, मेंटेन करना, ओके, बढ़ाना इज अ रॉन्ग वर्ड, बढ़ाना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेन करना, है ना, आप अपने ऑपरेटिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो आप खर्च उठा रहे हो, जैसे कि रेंट हो गया, है ना, मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए,
ये सब जो खर्चा है, जो आप अपने बिजनेस को सही तरीके से मेंटेन रखने के लिए, उसमें कोई गड़बड़ ना आए, रुकावट ना आए, उसके लिए जो आप खर्च कर रहे हो उसको रेवेन्यू नेचर में डालते हो, ठीक है। इससे जो आपको फायदा होगा ये सिर्फ एक करंट अकाउंटिंग ईयर तक ही होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। बियॉन्ड मतलब उसके बाद आपको उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, फिर अगले साल फिर पे करना पड़ता है ना। एक साल आप रेंट देते हो, नेक्स्ट ईयर फिर रेंट पे करना पड़ता है। इस साल आप रिपेयर में खर्च कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर फिर खर्च कर रहे हो। तो ये जो है ये क्या हो गया, दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, रेकरिंग है, बार बार करना होगा, है ना, हर साल करना होगा। तो एक साल आप उसको जब पेमेंट करते हो तो एक साल आपको उसका फायदा मिलता है। जब आप रेंट देते हो तो एक साल आप वहां पे काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप अपना सपोज करिए प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, वो रेंट पे है वो जगह, तो वो रेंट पे आप एक साल तक रह पा रहे हो, वहां पे एक साल तक काम कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर अगर आपको वहां पे काम करना है तो आपको फर्दर रेंट देना होगा, है ना। उसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है, हर साल देना पड़ता है ना। तो एक साल के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलता है करंट अकाउंटिंग ईयर में। कैपिटल रिसीव जो होते हैं, अच्छा इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिया आपको, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज इनकम टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि आप कोई एसेट खरीदो या एसेट बनाओ, है ना, एसेट बनाओ या खरीदो, इसमें जो खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रोज रोज तो कोई एसेट खरीदता नहीं है और रोज कोई एसेट बनाता भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें हेवी एक्सपेंडिचर लगता है। ये आप कभी कभार, है ना, कई सालों में एक बार करते हो। ये भी नहीं बोल सकते कि साल में एक बार करते हो, आप साल में एक बार भी आप हर साल एक एसेट नहीं खरीदते हो, है ना। कम से कम 3-4 साल में, 5 साल में आप एक एसेट खरीदते हो। तो एसेट को बनाने के लिए या एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, है ना, खरीदने के लिए भी ये जो खर्च आप कर रहे हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और तो इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इंक्रीज वर्ड यूज होगा और यहाँ पे मेंटेन वर्ड यूज होगा। आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जब बढ़ाते हो, कैसे बढ़ाते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, है ना। प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अभी आप 10,000 यूनिट बना रहे हो किसी चीज का, आपका नया प्लांट एंड मशीनरी से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मे बी आप 15,000 20,000 यूनिट बनाने लग जाओगे उसी प्रोडक्ट का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप उसी प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर का खर्चा दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 यूनिट की थी, है ना, उसी को मेंटेन करने के लिए कि 10,000 यूनिट बना सक रहे हो अभी, तो 10,000 यूनिट आगे भी बना सको उसके लिए आप रिपेयर का खर्चा दे रहे हो। टू मेंटेन योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो करंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो रेवेन्यू हो गया। यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो थी इंक्रीज हो रही है, 10,000 यूनिट बनते बनते आप 20,000 यूनिट बना रहे हो। कैसे, क्योंकि आप नया प्लांट खरीद लिया, आपने नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, नया एसेट खरीदा है। तो कोई एसेट को खरीदने से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इससे हमेशा एसेट में इंक्रीज होता है, कोई नया एसेट एग्जिस्टेंस में आता है या खरीदा जाता है, ठीक है। इट यील्ड्स बेनिफिट बियॉन्ड करंट ईयर, एक साल से ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। आप कोई एसेट खरीदते हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो एसेट जो है वो आपको क्या एक ही साल बेनिफिट देगा, नहीं, उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है जनरली, है ना। और इसीलिए जितने साल वो आपके पास रहेगा, जितने साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, उतने साल वो आपको बेनिफिट देगा, है ना। तो एसेट की जो बेनिफिट है, एसेट को खरीदने से या बनाने से जो बेनिफिट मिलती है वो बियॉन्ड द करंट ईयर होती है, मतलब एक साल से ज्यादा। जो करंट ईयर है, जो प्रेजेंट ईयर जिस पे आप बात करो, इस साल से बाद में भी, इसके बाद भी, जिस साल आप उसको खरीद रहे हो उसके बाद भी उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन जब आप एसेट को मेंटेन करने के लिए कोई खर्च करते हो तो वो मेंटेनेंस का चार्जेस आपको हर साल देना पड़ता है, सिर्फ एक साल ही आपको उस मेंटेनेंस का फायदा मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार बताया कि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग लैंड कुछ खरीदा या बनाया या प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ये सब से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आपको ये वर्ड याद रखना है कि यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। आई होप इट इज वेरी वेरी clear to you. Okay, so we have studied the meaning of receipts and payments. Okay, receipts में capital and revenue receipts देखा हमने, और expenditure में भी
रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा। अच्छा, एक्सपेंडिचर एक और तरीके का होता है, ओके, जो कि अलग से डिस्कस करना जरूरी है। उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपके कोर्स में कहीं कहीं पे आपको हर जगह मिलेगा। ओके, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू। हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो देखा है, अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, नाम से ही लग रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खासियत क्या थी, मैंने आपको बताया कि वो कोई रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाता है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक और खासियत ये है कि उससे जो बेनिफिट आपको मिलता है वो साल भर का, करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिलता है ना। अच्छा, जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो रेवेन्यू अकाउंट मतलब क्या हो गया, पीएल अकाउंट। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर को कब हम लोग को रेवेन्यू अकाउंट में दिखाना है, हम लोग उस साल के रेवेन्यू अकाउंट यानी पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं जिस साल उससे रिलेटेड बेनिफिट मिलने वाला है हम लोग को, है ना। तो जिस साल आप बेनिफिट, क्योंकि ये एक मैचिंग प्रिंसिपल है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस चला रहा है, अकाउंटिंग का जो सिस्टम चला रहा है, हम लोग को गाइडलाइंस मिली हुई है कि ऐसे ऐसे अकाउंटिंग करना है ना। तो उसी में एक प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि हम लोग को रेवेन्यू को उसके रिलेटेड इनकम से, आई एम सॉरी, रेवेन्यू को उससे रिलेटेड एक्सपेंस से मैच करना होता है। तभी जिस समय आपको एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो, आप जरूरी नहीं कि उसी समय आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ, आप उसको तब दिखाते हो जब उससे रिलेटेड आपको मैचिंग बेनिफिट होती है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है अकाउंटिंग का। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनका नेचर ये होता है कि उससे बेनिफिट आपको उसी साल मिल जाती है, तो आप उसको उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते ही नहीं है, उससे तो आपका एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन चेंज होता है, इसलिए आप उसको सीधे बैलेंस शीट में दिखाते हो। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, लेकिन उसका नेचर कुछ कुछ ऐसा है कि उससे बेनिफिट जो मिलती है वो एक साल की नहीं, वो एक साल से ज्यादा की मिलती है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि इसको दिखाएं कैसे, इसको कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएं। आप एक साल में, जब इससे बेनिफिट आपको बाद में भी मिलने वाली है, तो आप इसी साल पूरा अकाउंट, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस साल बेनिफिट मिल रही है उस साल दिखाने का नियम है ना। तो जब बेनिफिट कई सालों में बट के मिल रही है तो आप उसको कैसे दिखाओगे। उसी लिए first let's read the what is written on the board and then I will explain कि ये किस तरह से चलता है। So deferred revenue expenditure is an expenditure for which payment has been made or a liability has been incurred, okay, but which is carried forward on the presumption that it will be of benefit over a subsequent period or period। ठीक है, तो ये presumption है, presumption means ऐसा पहले से सोचा गया है, ऐसा माना गया है कि एक्सपेंडिचर तो आपने इनकर कर लिया मतलब उसका पेमेंट भी हो चुका है, लायबिलिटी बन चुकी है ना, आपके ऊपर एक देनदारी आ चुकी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसकी बेनिफिट जो है एक पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा की है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाले जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं उसमें आपको बेनिफिट इससे मिलेगी। ठीक है, it is an expenditure which is for the time being deferred from being charged to the income। ठीक है, तो मैचिंग इनकम जो होती है, मैचिंग बेनिफिट जो होती है, उससे आप इसको रिलेट करके तब आप इसको रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हो। ठीक है, अब चूंकि इसकी बेनिफिट आपको बाद वाले सालों में भी मिलने वाली, कुछ सालों तक मिलने वाली है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे अपने रेवेन्यू अकाउंट में, है ना। जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिससे कि 5 से 7 साल तक बेनिफिट मिलने का एक्सपेक्टेशन रहता है ना। सच सस्पेंशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑपरेशन may be due to the nature of the expense and the benefit expected therefrom. It is written off over the period in which benefit is derived। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, we generally adopt the system of accounting कि हम लोग
जो पीरियड में इससे बेनिफिट मिलने वाली है, एक्सपेक्टेड है फ्यूचर पीरियड में, हम लोग उस पीरियड में इसको डेफर कर देते हैं, इसकी अकाउंटिंग को डेफर कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या करते हैं हम लोग इसको एक साल में पूरी तरह चार्ज नहीं करते, है ना, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरी तरह से एक ही साल में नहीं दिखाते। जैसे सपोज करिए रेंट है ना, रेंट का खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो एक साल आपने पे किया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर पे करना है। तो आप क्या किए, इस साल का रेंट पूरा का पूरा ले जाके, क्योंकि उसकी पूरी जो बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है रेंट से, कि आपको, आपने जिस जगह का रेंट दिया है उस जगह पे आपको रहने मिल रहा है, या वहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो वहां वो जो बेनिफिट आपको मिल रही है वो उस साल के लिए मिल रही है, मतलब पूरे के पूरे खर्चे को आप उसी साल वसूल कर रहे हो। तो आप उसको कहाँ दिखा रहे हो, आप रेवेन्यू अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधे वो खर्चा दिखा देते हो। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो इस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू ही है ना, लेकिन इस तरह का है कि आपको 3 4 5 7 साल तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको इसी साल आपने उस खर्चे को पूरी तरह से वसूल नहीं किया है, इस खर्चे को वसूल आप 7 सालों में करोगे, तो आप पूरी तरह से इसको इसी साल कैसे दिखा सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस? ये उतने सालों में बट जाएगा, है ना, जितने सालों में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको यू हैव टू शो इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट over the period of time in which the benefit is expected to be derived from that expenditure। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जितने पीरियड में इसकी बेनिफिट आपको मिलने वाली है, उस पूरे पीरियड में आप इसके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो पार्ट में। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर करना मतलब बाद के लिए इसको छोड़ देना, है ना, डेफर करना मतलब बाद के लिए छोड़ देना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन डेफर्ड है, ठीक है। ये कब इसको आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट करोगे, जिस साल इसका बेनिफिट डिराइव होगा, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। हेवी एडवर्टाइजिंग फॉर लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस द बेनिफिट विल बी अवेल्ड ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जनरली एक, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है, आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, वो उसी साल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए। लेकिन कोई नया प्रोडक्ट का जब आप लॉन्च करते हो, है ना, तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट का जो फायदा मिलता है 3 से 5 साल तक एस्टिमेट किया जाता है कि उसका फायदा मिलता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हुए भी डेफर कर दिया जाता है। कितने सालों के लिए? 3 से 5 सालों के लिए, क्योंकि इतने पीरियड में इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो इतने पीरियड में आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्ट में दिखाओगे। यू विल नॉट शो द टोटल एक्सपेंडिचर इन द सेम ईयर। ओके, आप उसको जितने साल में बेनिफिट मिल रहा है उतने साल आप उसको डिवाइड करके तब आप अलग अलग पोर्शन में उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे उतने सालों तक। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी विल कम टू इनकम एंड देन वी विल डिस्कस प्रॉफिट। Now we will discuss what is meant by the term income। ठीक है, income is an increase in economic benefit during an accounting period in the form of, so what is it? It is an increase, okay, it is an increase in economic benefit during an accounting period। एक accounting period में economic benefits में increase हो रहा है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है? इनफ्लो ऑफ एसेट्स, या तो एसेट्स आ रहे हैं आपके पास, है ना, या फिर देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर आपके खर्चे में कमी आ रही है, आपकी देनदारी में कमी आ रही है, ठीक है, आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन था उसमें कमी आ रही है, या तो ऑब्लिगेशन कम हो रहे हैं या एसेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही केस में आप बोलते हैं कि आपको इनकम हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करिए आपको डिस्काउंट मिला, अपने क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला, है ना, जिनसे आप उधार पे सामान खरीदते हो, क्रेडिट पे सामान खरीदते हो, उनसे आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको उनको पैसा देना था, है ना, लेकिन जब डिस्काउंट मिला है तो उतने अमाउंट से पैसा कम देना पड़ेगा, तो उतने अमाउंट से आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा देना रहता है, ठीक है, जिनको पैसा आप दोगे वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिनको हम लोग जिनसे उधार लेते हैं, है ना, तो उनको पैसा जिनको वापस करना रहता है वही हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अगर हमें डिस्काउंट देंगे तो जितना डिस्काउंट उन्होंने दिया है हमें वो पैसा
कम करके काट के तब उनको पैसा देना होगा, तो उतने अमाउंट से आप अपने क्रेडिटर्स को कम दिखाओगे, है ना। क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट बनती है, मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया है कि फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग का पर्पस है फाइनल अकाउंट्स बनाना, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाते हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करते हैं। तो क्रेडिटर्स जो है वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिनको आपको पैसा देना है ना, ऑब्लिगेशन। तो जब क्रेडिटर्स जितने अमाउंट से आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, डिस्काउंट जो रिसीव हो रहा है आपको, क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो अमाउंट कम करके तब आप क्रेडिटर्स दिखाओगे अपने बैलेंस शीट में, है ना। तो दैट मीन्स आपकी लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है। तो ये एक तरह की आपकी इनकम हो गई, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। या फिर एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि सपोज आपने कैश में कोई चीज बेची, है ना, कोई भी सामान बेचा, तो कैश में जब बेचा तो कैश आ रहा है ना। कैश आ रहा है मतलब क्या है, कैश इज एन एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, है ना। तो कभी भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो, है ना, इंक्रीज होने का मतलब या तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है, या एसेट का इनफ्लो हो रहा है, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये दोनों ही केस में आप बोलते हो कि आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इनकम मीन्स, इनकम का एक ये फॉर्मूला है जनरल कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मीन्स आपको जो ओवरऑल आपके पास क्या आया, है ना। रेवेन्यू जनरली हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं, जब आप सामान बेचते हो, गुड्स बेचते हो, तो ओवरऑल जो सेल का जो पैसा मिलता है आपको ओवरऑल, वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। अभी उसमें से कॉस्ट वगैरह कम नहीं किया गया है, टोटल जो अमाउंट आपको अभी मिला है बस उसको अगर आप बोलो तो वो दैट इज योर रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने का सामान, मैंने सामान बनाने में जो आपका खर्च लगा, है ना, सामान बेच के जो पैसा आया उसमें से सामान बनाने का जो खर्च था उसको आपने हटा दिया, तो दैट इज द इनकम। उसी को आप इनकम बोलते हैं। इनकम मतलब ओवर एंड अबव योर कॉस्ट, कॉस्ट को हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है रेवेन्यू में, है ना, दैट इज योर इनकम, ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंस क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इनकम, इट इज अ डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ या तो एसेट का आउटफ्लो हो रहा है ना, या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रही। जैसे एग्जांपल देखिए, डिस्काउंट अलाउ करिए, आपने जिन्होंने आपसे सामान खरीदा है ना, जिन्होंने आपसे सामान खरीदा है, या ऐसा बोले कि जिनको आपने सामान बेचा है, उन उधार में बेचा है, ठीक है, उनसे पैसा आपको मिलने वाला था, लेकिन आपने उनको कुछ डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने से क्या है, अब आपको पैसा जो मिलेगा उनसे वो कम मिलेगा, डिस्काउंट का अमाउंट को डिडक्ट करके कम करके तब मिलेगा, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, आपकी जो एसेट है या फिर आप बोले कि इनफ्लो है वो कम होगी, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट, एक्सपेंस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आप बेच रहे हो उसका जो कॉस्ट होता है उसी को आप एक्सपेंस बोलते हो, ठीक है। और इसी एक्सपेंस को जब आप रेवेन्यू में से कम कर देते हो तो आपका इनकम आ जाता है। Am I clear? So this is the explanation of income and expense. Now we will move on to profit and then gains.